चलो तो डाइलेक्ट्रिक्स, डाइलेक्ट चलो लिखो डाइलेक्ट्रिक्स। वो मत देखो, बुकलेट मत देखो, ऐसे लिखो, कॉपी पे लिखो। डाइलेक्ट्रिक्स लिखो। हाँ 6:45 तक होगी। चलो चलो तुम पहले लिखो, ये सब मत पूछो। लिखो डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस। नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है? इंसुलेटिंग। डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस, ब्रैकेट में लिखना इंसुलेटिंग। डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस, ब्रैकेट में इंसुलेटिंग सब्सटेंस, that is it does not allow to flow of charges, it does not allow the flow of charges through it, but allow to exert electrostatic force on one another through it। एग्जाम्पल लिख लो, एयर, ग्लास, क्या? allow to exert electrostatic force on one another through it। एग्जाम्पल लिख लो, ग्लास, एयर, एवोनाइट। ग्लास एयर ही लिख लो, ग्लास एयर। बहुत सारा इसका एग्जाम्पल है, तुम ग्लास और एयर ही लिख लो। लिख लिए? अच्छा, 2-3 और मैं बता दे रहा हूँ, उसका डाइलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे एयर का तो लिख लिए 1, डाइलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट 1 होता है। एयर का क्या? के, हाँ के एयर। वाटर का 80 होता है। बेंजीन का 2.3 होता है, के बेंजीन 2.3, ये यूनिटलेस है। माइका का होता है, माइका का होता है 3 to 6, बेंजीन का 2.3, माइका का होता है 3 to 6। बस समझ गए डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है? जैसे मान लो, जैसे मान लो कि Q1 यहाँ पे पॉइंट चार्ज ले लिया और एक हमने ले लिया Q2, इसके बीच में कोई मान लो कि हमने ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स फिल कर दिया, ठीक है। तो ए इस पे फोर्स लगाएगा F12 और ए इस पे फोर्स लगाएगा F21, ऐसे होगा। समझ गए? ये डाइलेक्ट्रिक्स है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसमिट हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। लेकिन इसी डाइलेक्ट्रिक्स को हमने ऐसा किया कि एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो इससे करंट I = 0, करंट फ्लो नहीं करेगा। समझ गए? इससे करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगा। जैसे मैं क्या बताया था, ये चार्ज जाके इसको तो धक्का नहीं देगा, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे क्या होगा? ट्रांसमिट हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पास हो सकता है, लेकिन करंट इससे पास नहीं हो सकता। यही डाइलेक्ट्रिक्स है। समझ में आया कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या है? एक क्या है? नॉन कंडक्टिंग दैट इज इंसुलेटिंग सब्सटेंस होता है,
जिससे करंट फ्लो नहीं हो सकता है, चार्ज फ्लो नहीं हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड उससे पास हो सकता है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उससे एक्सर्ट किया जा सकता है। यही चीज है। देखो देयर आर टू टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। देयर आर टू टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। एक होता है पोलर, और सेकंड होता है नॉन पोलर। एक क्या होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, और दूसरा क्या होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। लिख लिए? डाइलेक्ट्रिक्स एक सब्सटेंस होता है जो नॉन कंडक्टिंग होता है। डाइलेक्ट्रिक एक सब्सटेंस है जो नॉन कंडक्टिंग होता है, दैट इज इंसुलेटिंग होता है, उससे चार्ज फ्लो नहीं हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड उससे ट्रांसमिट हो सकता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड उससे पास हो सकता है, लेकिन चार्ज उससे पास नहीं होगा। नहीं है, इंसुलेटिंग सब्सटेंस होता है। ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या है, डाइलेक्ट्रिक्स इतने टाइप का होता है, इसमें मैं बताऊंगा कि क्या पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो जैसे जैसे मान लो कि यहाँ पे एक चार्ज है Q1 और यहाँ पे एक चार्ज है Q2। इस पे मान लो कि फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा कितना 10 न्यूटन, और इसका डाइलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट मान लो कि K1 है। सेम सिचुएशन है, यहाँ पे हमने अदर कर दिया, इसका डाइलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट K2 है, और सेम चार्ज Q1 पे ये फोर्स लगा रहा है 8 न्यूटन, और इस Q2 पे फोर्स लगा रहा है 8 न्यूटन। एक थर्ड डाइलेक्ट्रिक्स है K3, और इस Q2 पे जो फोर्स लग रहा है मान लो कि 5 न्यूटन, और इस Q1 पे जो फोर्स लग रहा है मान लो कि ये 5 न्यूटन। समझ रहे हो? तो किससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा, K1 से, K2 से, K3 से, K4 से? किससे पास होगा ज़्यादा, बताओ? K1 से। समझ रहे हो ना? ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा, इसीलिए फोर्स ज़्यादा एक्सर्ट करेगा। उससे कम इससे पास होगा, उससे कम क्या होगा, इससे पास होगा। तो जिसका डाइलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट ज़्यादा होगा उससे क्या होगा, कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगा। यानी कि ये समझ लो कि ये ज़्यादा डेंसर है तो इसमें से कम पास होगा। डेंसर से डेंसिटी से मतलब नहीं है, लेकिन समझने के लिए समझ लो। तो जिसका डाइलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट ज़्यादा होगा उससे क्या होगा, कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगा, तो कम ही इस पर फोर्स एक्सर्ट होगा। समझ रहे हो ना? तो इसमें हम एक कह सकते हैं, हाँ फर्स्ट से ज़्यादा होगा तो फर्स्ट सबसे कम होगा, उसके बाद में सेकंड होगा, उसके बाद में थर्ड होगा। कम, जिसका डाइलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट कम होता है उतना ही फोर्स ज़्यादा होता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। कि मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो कि कोई दो चार्ज हैं वो एयर में है, ये Q1 है, ये Q2 है, और यहाँ पे एयर है, तो वहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। अगर इसी चार्ज को हमने किसी डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर रख दिया, Q1 Q2, और डाइलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट क्या है आगे मैं बताऊंगा। इसका मान लो कि डाइलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट K है और इसके बीच का डिस्टेंस मान लो कि R है, तो इस केस में जो फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट। इसमें एक क्वेश्चन भी है कि दो चार्ज है उसके बीच में एक प्लास्टिक सीट हम रख देते हैं, तो फोर्स क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा,
डिक्रीज हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। हमें ये कैसे पता चला कि के की वैल्यू क्या है? अच्छा, अभी जो हमने बताया वो डिफरेंट डिफरेंट के बताया है। हाँ, गिवन आएगी, वो के की वैल्यू गिवन रहेगा। अभी तो हमने बताया जैसे ये अभी मैं टेबल बताया वो सब पेपर में आएगा तो गिवन आएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे गिवन है कि इसका के इतना होता है, इसका के इतना होता है। नहीं, के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। एयर का 1 होता है, नहीं तो सबका 1 से बड़ा होता है। तो समझ गए। तो अगर हम डाइलेक्ट्रिक्स मीडियम में रख दें तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। के कभी 1 से छोटा नहीं हो सकता। के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसमें फोर्स 10 न्यूटन है, इसमें 8 न्यूटन है, इसमें 5 न्यूटन। इसका मीनिंग क्या है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसके कंपेयर में क्या है, ज़्यादा है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसके कंपेयर में ज़्यादा है। समझ गए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। अगर दो चार्ज पार्टिकल है उसके बीच में अगर कोई इंसुलेटिंग मटेरियल हम रखते हैं या डाइलेक्ट्रिक्स रख दें तो उस दोनों के बीच में फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कितना कम होगा, इसमें देखो हाँ ज़्यादा लगेगा। और सबसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम किसका होता है, एयर का। उसका 1.00 समथिंग कुछ होता है, तो 1 ही हम लेते हैं। ना के बराबर उसको 1 ही लेते हैं, हम तो लेते नहीं है 1 एयर का। मैं बताता हूँ अभी। हाँ, एप्सिलॉन नॉट वहाँ पे हमने के नहीं लिया। अब देखो मैं बताता हूँ, क्यों एयर में था। हाँ सभी, कहीं तो हमने डाइलेक्ट्रिक्स यूज नहीं किया। अब देखो इसमें लिखा हुआ है वैक्यूम का 1 और एयर का लिखा हुआ है 1.00059। तो इसको हम क्या लेंगे, 1 ही लेंगे। समझ रहे हो ना। वैक्यूम का 1 है और एयर का लिखा हुआ है 1.00059। तो इसको क्या लेंगे, 1 ही लेंगे, ठीक है। तो वैक्यूम या एयर का 1 ही लेते हैं। समझ गए, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। तो समझ गए डाइलेक्ट्रिक्स का क्या रोल है। समझ गए कि फोर्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है। अभी जो भी हमने पढ़ा सब हमने एयर में रखा, जो भी चार्ज था सभी एयर में रखा, हमने तो किसी मीडियम में रखा नहीं। और अगर वाटर में रख देंगे तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट कितना होता है, 80 होता है। तो 1/80 टाइम्स हो जाएगा। समझ रहे हो ना। अब चलो ये पढ़ते हैं। ये सब समझना था, लिखना क्या था, लिखना तो लिख लो और नहीं लिखना है तो ये सब समझने की बात है। आगे मैं कैपेसिटर में इस सब चीज़ को यूज करूँ, इस सब चीज़ का यूज करूँगा। अब लिखो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। नेक्स्ट में लिखो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। लिखो ए मोलिक्यूल इन विच सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज सेपरेटेड बाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज। पहले लिखो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स लिख लिया है। लिखो ए मोलिक्यूल इन विच सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस फुल स्टॉप। लिखो दे हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। दे हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। एग्जाम्पल में लिख लो HCl H2O NH3। ये सभी क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है। HCl H2O NH3 ये सभी क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। क्या पोलर मॉलिक्यूल होता है जिसका नेट डाइपोल मोमेंट समथिंग हो। एग्जाम्पल HCl H2O NH3 बहुत सारे हैं ETC, ठीक है। अब लिखो नेक्स्ट टॉपिक लिखो। ये जितने भी लिखा रहा हूँ बस समझने के लिए है, ये सब कुछ नहीं आएगा। नॉन पोलर अभी मैं लिखा रहा हूँ, सब कुछ पढ़ाऊंगा। समझ लिए। इस चैप्टर में जैसे मैंने पिछले चैप्टर में क्या बताया कि गॉस लॉ, डाइपोल और फ्लक्स, इस पे ज़्यादा स्ट्रेस देना है। कूलम्ब्स लॉ का डिफिनीशन नहीं पूछा जाएगा। है आते हैं लेकिन
प्रीवियस ईयर देखे हो कि कितने आते हैं, वो क्यों पूछेगा कूलम्ब्स लॉ 2 चार्ज के, ये नहीं करना है। डाइपोल का डिफिनीशन याद रखना है, फ्लक्स का डिफिनीशन याद रखना है, गॉस लॉ 100% पेपर में आएगा, ये समझ लो। तो इसमें क्या स्ट्रेस करना है इस चैप्टर में, पोटेंशियल एनर्जी। हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था, वो क्या पढ़ाया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज, वो सिर्फ देख लेना है, समझ लेना है, प्रीवियस ईयर में उस टाइप से नहीं आएगा, ठीक है। और इसके बाद में कैपेसिटर, जो अभी मैं पढ़ाऊंगा, डाइलेक्ट्रिक्स में पढ़ा रहा हूँ, समझ लो, लेकिन जो मेन काम का चीज़ है वो मैं बताऊंगा कि इसको याद रखना है, उसी को याद रखना है। ये सब चीज़ समझ लो, ना आया है ना कभी आएगा, तो समझ गए। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के मॉलिक्यूल में क्या होता है, पॉजिटिव सेंटर और निगेटिव सेंटर क्या होता है, सेपरेटेड होता है सम डिस्टेंस से। तो दो चार्ज अगर सम डिस्टेंस से सेपरेटेड हो तो वो डाइपोल होता है, और वो डाइपोल फॉर्म करेगा। जैसे HCl, एग्जाम्पल में HCl है, तो H पे क्या आता है, डेल प्लस आता है, और Cl पे क्या होता है, डेल माइनस आता है, कुछ ऐसा ही होता है। तो इसका डाइपोल मोमेंट होगा, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा, समझ गए। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक इसी में लिखो, पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, इसी में, हाँ नेक्स्ट इसी में पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का डिफिनीशन लिखा है, उसके नीचे लिखो पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहाँ पे E एक्सटर्नल E नॉट इक्वल टू 0 है। E नॉट क्या है, E ले लो या E एक्सटर्नल ले लो, जो भी लेना है ले लो, ठीक है। क्या ले, E नॉट या E एक्सटर्नल, E एक्सटर्नल लिख दिया, ठीक है। पहले तुम लोग समझो, उसके बाद में नोट करना। यहाँ पे ले लेते हैं E एक्सटर्नल इक्वल टू 0 है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इसके जो डाइपोल्स होगा, इसका जो मॉलिक्यूल्स होगा कुछ ऐसे होगा, ऐसे होगा, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव, क्या, जैसे मॉलिक्यूल्स HCl को मैं बना रहा हूँ, मॉलिक्यूल को बना रहा हूँ, ये निगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव, ऐसे होता है, ऐसे रहेगा। इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या होता है, रेंडमली ओरिएंटेड होता है। किसी का डाइपोल, जैसे इसका डाइपोल ऐसे है, इसका डाइपोल क्या है ऐसे है, इसका डाइपोल क्या है ऐसे है, कोई इसका ऐसे है। किसी भी स्मॉल वॉल्यूम में देखेंगे तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 0 नहीं, किसी भी स्मॉल वॉल्यूम में, इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, किसी का डाइपोल ऐसे है, किसी का 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 ऐसे है, ऐसे कुछ रेंडमली ओरिएंटेड है। तो किसी भी स्मॉल वॉल्यूम में हम देखते हैं तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो जाता है, 0। क्यों 0, मान लो कि 10,000 का ऐसे है तो 10,000 का ऐसे है, फिर 10,000 का कुछ ऐसे है तो 10,000 का ऐसे है, किसी भी स्मॉल वॉल्यूम में। नहीं, एक सिंगल मॉलिक्यूल की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, जो एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, एक मॉलिक्यूल का तो होगा नहीं, एक एटम का हमने क्या लिखाया, एक मॉलिक्यूल का परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, लेकिन अगर जैसे इसका 1/4 ले ले तो उसका नेट डाइपोल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि इसमें ये सभी क्या है, मॉलिक्यूल है, तो सबका परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, लेकिन एक क्या है, रेंडमली ओरिएंटेड है। मैंने क्या बताया था कि कोई कंडक्टर है, उसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है और सभी मोशन में होता है, तो करंट होना चाहिए, लेकिन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता है। 10,000 ऐसे तो 10,000 ऐसे, 10,000 ऐसे तो 10,000 ऐसे, समझ रहे हो ना। सेम सिचुएशन है इसमें भी है, ये क्या है, रेंडमली ओरिएंटेड है। तो इसमें किसी भी स्मॉल वॉल्यूम को अगर लेंगे, यहाँ पे छोटा सा वॉल्यूम ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, उसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये रेंडमली ओरिएंटेड है, ठीक है। अच्छा, अब मान लो कि यहाँ पे हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया,
यही मॉलिक्यूल है इसी इसी सब्सटेंस में, ठीक है। तो ये जानते हो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में या उसके पॉजिटिव, और निगेटिव चार्ज पे पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो अब निगेटिव चार्ज पे ऐसे फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पे ऐसे फोर्स लगेगा, तो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सभी क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। सबका साइज एक ही है, मैं बनाने में अब ऐसे दिखाई दे रहा है, उससे मतलब नहीं है, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, निगेटिव 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 पॉजिटिव, ऐसे हो जाएगा। बताओ यस और नो। अच्छा, ए पॉजिटिव और निगेटिव क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ये पॉजिटिव और ये निगेटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो अब इस फिगर को हम कुछ ऐसे बना देते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही है, कुछ ऐसे हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव, तो इस डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा ड्यू टू दिस चार्ज, और इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, एक्सटर्नल के सेम डायरेक्शन में होगा या उसका अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लो कि ई इंड्यूस्ड ऐसे हो जाएगा, ई एक्सटर्नल कुछ ऐसे हैं, एक्सटर्नल कुछ ऐसे हैं, ठीक है। हाँ तो देखो निगेटिव टू डाइपोल की डायरेक्शन तो ऐसा ही होगा, लेकिन मैं बताया जैसे ए पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, एक दूसरे को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ए भी पॉजिटिव और ए निगेटिव के, लेकिन इस पॉजिटिव को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, है कोई चार्ज, इस निगेटिव को कौन करेगा, नहीं। तो यानी कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कैसे कर दें, ए कभी यहाँ जा सकता है चार्ज, जैसे इसको जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड से हम हटा लेंगे फिर से क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इस पे तो हमने कोई चार्ज नहीं दिया था, नेट चार्ज जीरो है, यहाँ भी नेट चार्ज जीरो है, देख लो बाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इतना ही है, समझ गए। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, कम होता है, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। नहीं नहीं, मैं बोला कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, क्यों, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। देखो चार्ज जैसे डेवलप हुआ तो उसके अकॉर्डिंग तो ऐसा ही होगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम अभी तक, अच्छा सुनो करंट कैसे आएगा, पहले मुझे करने दो, यहाँ तक तो कोई डाउट्स नहीं है। अच्छा देखो, अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड, समझ रहे ना। तो इसके बाद में अब मैं यहाँ पे ऐसे बना दे रहा हूँ, तो यहाँ पे तो निगेटिव निगेटिव, इसके बाद में है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, रिजल्टेंट आर, और ये क्या हो जाएगा, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड, ठीक है। और फर्दर, और इसका प्रूफ भी है, इसका प्रूफ भी है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1 2 3 4 5, और ई आर का यहाँ पे एक्सटर्नल तो ऐसा ही है, यहाँ पे ई एक्सटर्नल ऐसा ही है, ई एक्सटर्नल ऐसा ही है, और ई आर इक्वल टू हो जाता है ई एक्सटर्नल अपॉन में के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यही फिगर याद रखना है, यही चीज़ याद रखना है कि जब हम डाइलेक्ट्रिक्स इंसर्ट कर देते हैं तो वहाँ पे अगर मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, अगर यहाँ पे मैं डाइलेक्ट्रिक्स इंसर्ट कर दूँ
तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई के हो जाएगा। के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन दिस मीडियम। ये चीज़ याद रखना है, ये चीज़ मैं बार बार यूज करूँगा। अब पूछो इसमें तुमको अगर कोई डाउट है। हाँ, ये ऐसा होता है मैथमेटिकली, इसको निकाला जाता है। अब तुम देख लो, अब सामने है कि क्यों होती है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो इस पॉजिटिव चार्ज के चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, और इस निगेटिव चार्ज के चलते कैसे होगा। सर ये डाइलेक्ट्रिक्स में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड थे वो ई एक्सटर्नल बाय की। हाँ, ई एक्सटर्नल बाई के, ये याद रखना है। मेनी टाइम्स मैं कैपेसिटर में ये चीज़ यूज करूँगा। हाँ, ई एक्सटर्नल गिवन रहेगा और अपॉन में के से कर देंगे। एक नीट में क्वेश्चन भी आया हुआ है और वो अभी समझ में नहीं आएगा, वो आगे मैं बताऊंगा, जस्ट इसी पे है। सर तो इसकी प्रॉपर डेरिवेशन हमारे कोर्स में हमें बस याद कर। हाँ, याद करना है। और ई एक्सटर्नल का डायरेक्शन ऐसे होगा, ई रिजल्टेंट का डायरेक्शन, बस यही चीज़ याद रखना है। हमने जो पोलर लिखाया, नॉन पोलर क्या है, वो सब कुछ नहीं, बस इतना याद रखना है जितना मैं ये कराया, इसी डायग्राम को याद रखना है। अगर इसमें किसी को नहीं समझ में आया तो पूछो कि कौन कैसे होगा। हमने बताया कि पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होता है जिसके ईच मॉलिक्यूल का क्या होता है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव जो चार्ज होता है उसके बीच में सम सेपरेशन होता है, जैसे HCl में बताया, तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होते, रेंडमली ओरिएंटेड होता है, कोई ऐसे कोई ऐसे कोई वैसे, तो इसका अगर ओवरऑल हम डाइपोल मोमेंट निकाले तो जीरो होगा। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखेंगे तो अभी तुम जानते हो कि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में और निगेटिव चार्ज पे फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो सब कुछ ऐसे हो जाएगा डाइपोल। अच्छा, ये पॉजिटिव इसके साथ में निगेटिव है, ये पॉजिटिव इसके साथ में निगेटिव है, तो सभी क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो सिचुएशन कुछ ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे इस सरफेस पे निगेटिव चार्ज और इस सरफेस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसके चलते क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा इस सब्सटेंस में, डाइलेक्ट्रिक्स में, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा, ई इंड्यूस्ड, और एक्सटर्नल ऐसे है, ई इंड्यूस्ड ऐसे हो जाएगा। तो अगर मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम है, अगर डाइलेक्ट्रिक्स हमने फिल कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट 2 है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ रहे हो ना। हाँ, डाइलेक्ट्रिक्स रख दे, यही तो अभी मैं बताया कि दो चार्ज के बीच में अगर हम मान लो कि डाइलेक्ट्रिक्स फिल कर देते हैं तो फोर्स कम हो जाता है। फोर्स कैसे कम हो जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को पास नहीं होने देगा। हाँ, ये एक्सटर्नल हमेशा इंड्यूस। अब उसका भी रीजन है, अगर एक कंडक्टर होता तो जीरो होता, पिछले बार सिलेबस में था वो लेकिन हट गया, क्योंकि इसके बाद में इसमें तो बहुत ज़्यादा चार्ज होता नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा चार्ज होता नहीं है, इसलिए से होता है। और बस इसी रिजल्ट को याद रखना है, पोलर डाइलेक्ट्रिक से ही है और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स भी सिमिलर इसी टाइप से हैं। बस हमको यही चीज़ याद रखना है और इसी चीज़ का मैं यूज करूँगा। हमने डाइलेक्ट्रिक्स डिफिनीशन किसी काम का नहीं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स किसी काम का नहीं, बस इसी काम का है कि जब डाइलेक्ट्रिक्स को हम रख देते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सटर्नल बाई के हो जाता है, इसी यही काम का है। और वो कैसे होता है मैं डायग्राम बना के समझाया हूँ, चलो नोट करो इसको। हाँ, 5 डायग्राम बताना है। समझ लिए ना कि कैसे किया हमने, समझे हो ना कि कैसे किया। हाँ, क्या डाउट्स आ रहा है पूछो। जैसे कि मतलब अगर हमने किसी भी एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया, हाँ हाँ, तो उस पूरे फील्ड को वो कम कर देता है। और वो कम, मान लो कि वहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 20 न्यूटन पर कूलम है, हमने डाइलेक्ट्रिक्स फिल कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो कि 5 है, तो वहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक्स उस जो हमने फिल किया डाइलेक्ट्रिक्स उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 20/5 हो जाएगा। नहीं, बाहर क्यों होगा, बाहर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 20 है तो 20 ही रहेगा, उसके डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल के अंदर, उसके बाहर क्यों कम होगा। डाइलेक्ट्रिक मीडियम के थ्रू चार्ज बिल्कुल भी पास नहीं होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल से कम हो जाती है। हाँ, एक्सटर्नल से कम हो जाती है। अगर हम डाइलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट रख देते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स रख देते हैं तो उससे
एयर से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा था अब उससे कम पास होगा और कम फोर्स भी एग्जर्ट करेगा, अभी हमने बताया था। डाइलेक्ट्रिक्स बस इतना ही है, इसी चीज का मैं यूज करूंगा, अभी जो मैं पढ़ाया वो किसी काम का नहीं है, इसी फिगर को याद रखो। तो हर बार पता है ना कि एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन इंड्यूस्ड, हर बार का वैसे induced हमेशा external की opposite direction एकदम होगा, देखो कैसे होगा। को नहीं हाँ तो समझ में आ गया, तो ये याद रखना है कि इंड्यूस हमेशा एक्सटर्नल के अपोजिट होगा। नहीं समझ आ रहा सर कि वो कैसे टेस्ट opposite चार्ज अच्छा सुनो, कैसे अपोजिट होगा, जैसे इस फिगर से हमने ए फिगर बनाया, हमने बताया कि ए पॉजिटिव उसके बगल में निगेटिव है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ए निगेटिव को कौन न्यूट्रल करेगा, तो यहाँ पे निगेटिव हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। अब ए पॉजिटिव और ए निगेटिव, ये जो एक्सटर्नल है इसी को हमने बीच में दिखा दिया, तो ए इसके चलते जैसे ए पॉजिटिव हो गया ए निगेटिव हो गया, तो इसके चलते तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, उसी को हम इंड्यूस्ड बोलते हैं। और एक्सटर्नल तो ऐसे है, तो ये जो चार्ज डेवलप हुआ इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा या ऐसे होगा, पॉजिटिव, जैसे पॉजिटिव चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज, तो इस पॉइंट पे इस सब पॉजिटिव चार्ज के चलते ऐसे होगा, और निगेटिव चार्ज के चलते क्या होता है, टुवर्ड्स दैट, तो दोनों का डायरेक्शन तो सेम ही है, समझ रहे हो ना। तो दोनों का डायरेक्शन उसी को हम एक ही साथ लिख दिए हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ई पॉजिटिव का डायरेक्शन ऐसे होगा और ई निगेटिव का भी डायरेक्शन ऐसे ही होगा, तो इसी का रिजल्टेंट हमने लिख दिया ई इंड्यूस्ड, और ठीक है ई इंड्यूस्ड। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इसका एक्सटर्नल का ऐसे इंड्यूस का ऐसे, तो ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस, और इसी को हमने लिख दिया ई एक्सटर्नल बाई के, और ये मैथमेटिकली निकाला जाता है। इस पे ज़्यादा फोकस मत करो, बस इतना याद रखो कि डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और वो होता है ई एक्सटर्नल बाई के। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। ई रिजल्टेंट और ई एक्सटर्नल इक्वल, ई एक्सटर्नल बाई के नहीं ई रिजल्टेंट और ई एक्सटर्नल, कहाँ लिखा हूँ, ये ई एक्सटर्नल इक्वल टू ई रिजल्टेंट कहीं लिखा हूँ, तो ये से ई आर ई एक्सटर्नल माइनस ई एन करके, मतलब ई एन ज़्यादा अब स्मॉल है ना तभी तो अब जैसे हाँ ई एन कम है, अब इसी ई एक्सटर्नल माइनस ई एन इक्वल टू ई एक्सटर्नल बाई के है। अच्छा अब ये इससे कैसे आता है, इसको मैथमेटिकली निकाला हुआ है, अच्छी वर्मा की बुक में देख सकते हो, एनसीईआरटी में बस इतना ही है। तुमको बस इतना ही जान लेना है कि हम डाइलेक्ट्रिक्स फिल कर दें तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ओ कितना हो जाएगा, मान लो कि इन अब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक अगर ई नॉट है तो इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ई नॉट बाई के हो जाएगा, के क्या है, डाइलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट है, ठीक है। अब चलो लिखो पोलर, सॉरी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब लिखो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, लिखो a molecule in which centers of positive and negative charges coincides, non-polar dielectrics लिखो a molecule in which centers of positive and negative charges coincides, full stop, लिखो they have बस कोइंसाइड, coincide, full stop, लिखो they have या their dipole moment is zero, तो they have zero dipole moment। एग्जाम्पल लिखो O2 H2 N2 etc, H2 O2 etc एक्सेट्रा।
नेक्स्ट टॉपिक लिखो इसी में, पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स in an external electric field. ऐसे होता है, कोइंसाइड करेगा तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 2a या l जो भी है, तो उसके बीच का सेपरेशन जीरो होगा, तो डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे होता है, समझ गए। इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो तो इसका इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट ही जीरो होता है। पोलर में क्या होता है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का कुछ मोमेंट डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। क्योंकि इसका पॉजिटिव और निगेटिव क्या है, कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि सेपरेशन नेग्लिजिबल है। तो Q इंटू टू ए यही होता है डाइपोल मोमेंट, Q इंटू टू ए। तो टू ए क्या होता है, सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज, तो वो जीरो हो जाएगा, इसलिए डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब मान लो कि हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसे अप्लाई कर दिया, तो फिर पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड पे निगेटिव चार्ज पे, तो ये क्या होगा, ये अब जैसे मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, और ये कुछ ऐसे अब हो जाएगा। अब ये मत पूछना कि ये कैसे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको तो करके मैं बताऊंगा नहीं, ऐसे हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, इसके बाद में कहानी सेम है। तो ई इंड्यूस्ड कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है, बाकी सेम है। फिर इसके बाद में हम, बस फर्क ये है कि इसके इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का टाइप, हाँ ये एक्सटर्नल ऐसे ही है, तो अब इसमें ई यहाँ पे निगेटिव 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 निगेटिव, ई रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। और फिर पूछो अगर इसमें कोई डाउट्स है तो। सेम वही चीज़ है, इसके बस एक ही डिफरेंस है, यही इसमें या उसमें यही याद रखना है कि जब पोलर डाइलेक्ट, अभी तो हमने नहीं बताया कि नॉन पोलर पोलर क्या होता है, हमने ये बताया कि जब पोलर या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को अगर रख देते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाता है और सेम अमाउंट से रिड्यूस हो जाता है। ये सिचुएशन कुछ ऐसे है, बस डाइलेक्ट्रिक्स में यही चीज़ जानना है। और आई एन क्या है, यू इंड्यूस्ड है, ई एक्सटर्नल क्या, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सब बुकलेट में लिखा हुआ है। इस फिगर को ही बस याद रखना है और इस स्टेप को ही याद रखना है मेनली। चलो जल्दी नोट कर लो।
के को हम क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट, और इसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिबिलिटी। तो ये उसको नहीं, अच्छा चलो ठीक है, अभी साइड नोट को क्या बोलते थे? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वैक्यूम। और एक चीज हम लिखते थे, एक जाई इज इक्वल टू के, सॉरी एप्स, ऐसे के इंटू एक जाई लिखते थे, और इसको हम क्या लिखते थे? परमिटिविटी ऑफ मीडियम के डाइलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट। चलो अभी पहले ये सब करो, इसके बाद में इस पे हम टॉपिक पे आते हैं, पहले ये सब टॉपिक कर लो। कैपेसिटर्स बचे। हाँ कैपेसिटर, चैप्टर कंप्लीट। अब इसके बाद में मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा, कैपेसिटर उसके बाद, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद, क्योंकि कैपेसिटर तुम अच्छा से तब समझोगे जब करंट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, अब इस चैप्टर में तुमको स्ट्रेस देना है कैपेसिटर। 100% बोर्ड में चाहे यूटी में आएगा ही आएगा, जैसे पिछले बार गॉस थ्योरम है उसी तरह से कैपेसिटर है। न्यूमेरिकल से एक डेरिवेशन भी है छोटा सा, हालांकि मैं पढ़ा तो दूं लेकिन न्यूमेरिकल तुम अच्छा से नहीं समझ पाओगे, कहो तो मैं पढ़ा देता हूँ, लेकिन हाँ जब करंट इलेक्ट्रिसिटी तुम पढ़ लोगे तब एकदम बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। सही बात। बस हो गया, बस अब एक एक चीज़ यही डिस्कस कर देना, हो गया। और ये जितना भी डिफिनीशन लिखाया ये किसी काम का नहीं है, बस ये स्टेप याद रखना। हमने तो समझाने के लिए बताया कि ये आता कैसे है, ऐसा होता कैसे है, ये समझाने के लिए था, कुछ है नहीं डेरिवेशन। कोई डेरिवेशन नहीं है इसमें। और पी वाई क्यू में देख लो, कभी इसका क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, कभी बोर्ड में आया ही नहीं है। इसका यूज है जब कैपेसिटर के अंदर हम डाइलेक्ट्रिक्स फील कर देते हैं तो क्या होता है, तो वो सब चीज़ हम कैपेसिटर में पढ़ेंगे आगे। हो गया? अच्छा, अब आ जाते हैं, देखिए जैसे मान लो कि एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, इसके बीच का डिस्टेंस मान लो कि R है, तो इसके बीच में जो फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एयर में रखा हुआ है, एयर है, ठीक है, Q1 Q2 का मॉड अपॉन में R², इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब इसको हम किसी ये मान लो कि वाटर में रख देते हैं या बेंजीन में रख देते हैं या किसी मीडियम में हम रख देते हैं अदर देन एयर, तो ये मान लो कि कोई मीडियम हमने रख दिया। अब इसमें हमने चार्ज को रख दिया Q1 और इसमें हमने रख दिया Q2, तो इसके बीच में जो फोर्स होगा वो हो जाएगा 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 मॉड अपॉन में R²। समझ गए? तो इसी में हमने लिखा एप्सिलॉन इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, लिखो इसको, ये सब बना लो, ठीक है। ये है, बस उसी में नीचे पढ़ो ना, ये डाइलेक्ट्रिक्स है। सर ये एक्साई है, एप्सिलॉन, इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट, ई नहीं, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट। ये किसी एक जाई तुम्हारा ऐसे होता है। ये किसी मीडियम के प्रॉब्लम। हाँ तो पहले इतना पहले लिखो, उसके बाद में क्वेश्चन करना, पहले इतना लिखो फिर इतना लिखो, उसके बाद में यही हमने यहाँ पे के एप्सिलॉन के बदले में हमने क्या लिख दिया? एप्सिलॉन लिख दिया। और ये क्या है? कोई मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक्स मीडियम है,
मैं चीज बोल गया हम्म। जब फोर्स निकालते थे जब नेगेटिव चार्ज होता तो नहीं कहते मैग्नीट्यूड लेते थे, मोड लेते थे उसमें। अभी मैं ये भी थोड़ा थोड़ा फिजिक्स तुम लोग समझने लगो तो मैं वेक्टर फॉर्म में भी कराऊंगा। शुरू में तो कराया था, किसी को समझ में नहीं आया था, तो अभी मैं कराऊंगा कभी। चलो जल्दी हो गया, नोट कर लिए? डायरेक्ट्रिक्स में लिखा है। ये सभी क्या है, कोई डाइलेक्ट्रिक्स मीडियम है जिसमें हमने चार्ज को रखा। फर्स्ट केस में हमने चार्ज को कहाँ पे रखा, एयर में रखा, आर डिस्टेंस पे। सेकंड केस में हमने किसी मीडियम में रखा चार्ज को, इसके बीच भी सेपरेशन कितना है, आर ही है। तो उस केस में फोर्स कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। और यहाँ पे हमने देखो के एप्सिलॉन नॉट की जगह पे हमने एप्सिलॉन डाला, नहीं डाला ना, के एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन डाला। तो एप्सिलॉन क्या है, के क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये सब अभी मैं लिखूंगा। लिख लो, एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इतना पहले लिख लिए। अब लिखो परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एक एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन नॉट लिखो परमिटिविटी ऑफ, इसमें दिया नहीं गया है, नहीं तो डिफरेंट मीडियम एसी वर्मा में गिवन है। नहीं, के की वैल्यू इसमें नहीं गिवन है, के की वैल्यू डिफरेंट मीडियम के लिए इसी बुक में गिवन है। क्या लिख रहे हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन नॉट लिखो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एयर। वैक्यूम का 1 होता है, एयर का 1.000059, एयर और वैक्यूम। साइलेंट तो 8.85 नहीं होता। पर उसको बोलते क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या एयर, ठीक है। ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट और परमिटिविटी। परमिबिलिटी डिफरेंट चीज होता है। परमिबिलिटी जो होता है म्यू नॉट होता है, वो आगे हम मैग्नेट में पढ़ेंगे। और हाँ नहीं, परमिबिलिटी, परमिटिविटी, और के क्या है, डाइलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, समझ गए। अब और ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब पूछो तुम लोगों डाइलेक्ट्रिक्स में क्या पूछना चाहते हो, इसलिए बार बार पूछ रहे थे उस समय में, बोला कि ये सब चीज़ पढ़ोगे ना तब पता चलेगा कि कैसे कम हो गया। अब समझ गए कि डाइलेक्ट्रिक्स मीडियम क्या है, उसमें हम अगर फिल कर देते हैं। हाँ, मीडियम का अगर पूछे कि परमिटिविटी इतना है तो डायरेक्ट 4 पाई एप्सिलॉन अब कर देंगे। हाँ हाँ तो के मान लो दे रखा है, हाँ तो एप्सिलॉन पता है, हाँ तो वो के एप्सिलॉन, लिखने का क्या फायदा कि एप्सिलॉन डायरेक्टली। तो वहीं कहे कि के एप्सिलॉन लिख दो या एप्सिलॉन ही गिवन है डायरेक्ट। अगर गिवन होगा कि इसके परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम इज दिस, तो डायरेक्ट ये पुट करना, ठीक है। Two equal balls having equal positive charge and coulomb are suspended by two insulating strings of equal length. What would be the effect of the force when a plastic sheet is inserted मतलब between ये डिवाइस में था इलेक्ट्रिक फील्ड ना। तो अगर जैसे यही क्वेश्चन था, जैसे दो पॉजिटिव चार्ज है, उसको हमने सस्पेंड किया हुआ है स्ट्रिंग से ऐसे, एक पॉजिटिव ये है और एक पॉजिटिव ये है, तो दोनों के बीच में सम सेपरेशन होगा ड्यू टू रिपल्सन, है ना। अब कहा जा रहा है कि इसमें हमने, जैसे मान लो कि यहाँ पे फोर्स लग रहा है F1 F, और इस पे फोर्स लग रहा है F, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। अगर मान लो कि इसी चीज में अब हम क्या कर देते हैं,
अब स्पेस नहीं था इसलिए मैंने इतना नहीं बनाया। तो इस केस में फोर्स हो जाएगा F1 और इस केस में यहाँ भी F1। कब? जब इसमें हमने प्लास्टिक शीट इंसर्ट कर दिया। शीट इंसर्ट कर दिया, यहाँ पे हमने एक प्लास्टिक शीट इंसर्ट कर दिया। तो इसके बीच में फोर्स कितना हो जाएगा? कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा? कम हो जाएगा। और F1 इज लेस देन F हो जाएगा। क्यों? तो अभी रीजन में बताया, K एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो फोर्स रिड्यूस हो जाएगा। अब चलो P/Q निकालो। तो अब पूछो तो तुम लोग शुरू से। सर एक तो एडजस्ट क्वेश्चन मतलब इतना कैसे बेसिकली बात है क्वेश्चन किसका? ये P/Q का क्वेश्चन पर सॉल्यूशन प्रॉपर्टी। तो वो तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट। तो फोर्स क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। देखो 1 मार्क का है, इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर जैसे इसका रीजन आए तो रीजन आए तो डाइलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट डाल देते हैं तो फोर्स रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा उतना। कौन? नहीं वैसे थोड़ी, दूसरा चैप्टर में। सर एक क्वेश्चन था चलो शुरू से पूछो। सर एक तो एक था हाँ। एक तो ये क्वेश्चन था डाउट हाँ। और एक था a particle of charge 2 microcoulomb and mass 1.6 gram is moving with a velocity 4 I cap meter per second मतलब x डायरेक्शन हाँ वो मुझे जब पता है कि ये सब मैकेनिक्स का जो भी प्रॉब्लम है वो दिक्कत ही होगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा थोड़ा एक मिनट। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10 देखो। P/Q अभी जो सीट वाला कौन था वो? अच्छा तो देखो दिया हुआ है ए पार्टिकल ऑफ चार्ज Q इक्वल टू है 2 माइक्रोकूलम, मास गिवन है तुम्हारा 1.6 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है। मूविंग विथ वेलोसिटी यानी कि U इक्वल टू गिवन है तुम्हारा कहाँ गया 4 मीटर पर सेकेंड I कैप। ठीक है। देखो इसमें दिया हुआ है मूविंग विथ वेलोसिटी इतना एट t इक्वल टू 0 द पार्टिकल्स एंटर्स, यानी कि t इक्वल टू 0 इसी पार्टिकल इसी स्पीड से मूव कर रहा है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में इन करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में इन करता है। यहाँ पे स्पीड कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड एक्स डायरेक्शन में। ठीक है। क्या? अच्छा चलो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा तो इस पर फोर्स लगेगा। ठीक है। अच्छा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है इसमें E इक्वल टू गिवन है 80 I कैप प्लस 60 J कैप। फाइनल वेलोसिटी है t इक्वल टू 5 और t इक्वल टू 5 पे सेकेंड पे हमको v इक्वल टू वाट ये निकालना है। तो फार्मूला तो हम लगाएंगे v इक्वल टू u प्लस AT लगाएंगे। यही फार्मूला लगाना है हमको, यही फार्मूला लगाना है। अच्छा चलो अभी मैं यही फार्मूला लगाएंगे, पहले तुम टेंशन मत लो। F इक्वल टू क्या बताया था मैं? Q इंटू E। सुनते रहो तुम। तो Q लिख देते हैं 80 I कैप प्लस 60 J कैप लिख देते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? F अपॉन में m। F इक्वल टू m में होता है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू F बाई m लिख सकते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं Q अपॉन में m 80 I कैप प्लस 60 J कैप। इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। और V इक्वल टू तुम पढ़ के आए हो U प्लस A इंटू टी। टाइम तो वेक्टर नहीं होता है, ये तो होता है। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करो। U गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड लिख दो I कैप प्लस
एक्सेलरेशन कितना है क्यू बाई एम 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप और इंटू कितना कर देंगे 5 को यहीं पे लिख देते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टी को हमने ऐसे कर दिया, ठीक है, कुछ नहीं किया, 5 टी है तो यहाँ पे 5 क्यू लिख दिया, यहाँ भी कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। तो इसको भी वेक्टर को ऐसे लिख दो 4 आई कैप लिख देते हैं, मीटर पर सेकंड में ही है, लास्ट में लिखूंगा। अच्छा तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू क्या होता है, यू क्या होता है, अच्छा 5 क्यू कितना था 2, तो 2 इंटू 10 टू पावर -6 और ये कितना है, कितना था 1.6 इंटू 10 टू पावर -3 और 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप और ये कितना हो जाएगा मीटर पर सेकंड हो जाएगा। पहले इतना तक लाओ तो और इसको सोल्व करो तो कितना हो रहा है, चलो पहले इतना सोल्व करो, यहाँ तक लाओ, यहाँ तक कोई डाउट्स है तो पूछो, कुछ नहीं हमने तो फॉर्मूला लगाया और ये 2020 के पेपर में आया हुआ है। हाँ 10 टू पावर -3 है, वो ग्राम में गिवन था ना तो हमने केजी में किया, मास का ऐसे यूनिट क्या होता है केजी होता है। यहाँ तक अगर कोई डाउट्स है तो पूछो, तो चलो नोट करो यहाँ तक। अच्छा चलो पहले इतना नोट करो यहाँ तक। और वो हमने तो दिया था ना उसमें तो पेजेज, पहले तुम यहाँ पे अपने कॉपी पे करो और फिर से इसको जाके उसमें करना है पीवाईक्यू में। हाँ तो फिर इसको भी इसमें भी करना है, हाँ इसमें शेयर करके कर दूँगी। इसमें जो इसमें पेजेज है ना, तो जो तुमको नहीं आता है एक ही टाइप का 50 क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबको तो करना नहीं है, जो तुमको डाउट्स है वो सब क्वेश्चन नंबर लिख के वो सब कर लो और रिवीजन करना है तो इसी सबको करना है। ये तो डाटा गिवन था वो मैंने लिखा, वो यू है ना, हाँ यू ही है। तो इसको सोल्व करो, ये कितना आता है। 1/160 into 80। अच्छा चलो मैं करता हूँ, तुम इतना नोट करो, पहले इतना नोट करो। तो 10 टू पावर कितना हो जाएगा -5 अपॉन में 1.6 इंटू 10 टू पावर -3, तो ये कितना हो जाएगा -2 आ जाएगा, यानी कि 160 आ जाएगा। सही से अभी इससे स्टेप 1/160 160 ही आएगा ना, 1/160। वो वाला कर रहे हैं इसमें। आफ्टर सोल्विंग ये कितना आ रहा है 1/160 10, हाँ 5 160 ही आ जाएगा। तो v इक्वल टू हम लिख देंगे 4 आई कैप प्लस 80 अपॉन में 160 आई कैप प्लस 60 अपॉन में 160 जे कैप। अभी ये कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4.5 आई कैप और ये हो जाएगा 3/8 जे कैप। v इक्वल टू, तो कैलकुलेशन में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ या ठीक ठीक है ना। अच्छा v इतना हो गया, मॉड भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होता है मॉड में, मॉड भी हाँ इसको, मैग्नीट्यूड हाँ उसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर। हाँ तो इसका मॉड भी इतना भी आंसर छोड़ सकते हो, इतना लिख दो मीटर पर सेकंड और इसी को लिख दो आंसर, ठीक है, या √4.5 का इतना कर दो। सर ये मेरे को ऐसा नहीं है कि ये तो ATI का
वेलोसिटी का दोनों तरफ फोर्स रहता है, y एक्सिस के लॉन्ग के x एक्सिस के लॉन्ग हम्म, डायरेक्शन में भी। तो हमने इसको सिंपली ऐसे पुट करके मतलब कैसे किया? तो हमारा वेलोसिटी एक्स और वाई दोनों में नहीं आया। सर हम नॉर्मली तो हमने सुना है f इक्वल्स टू q इज, हम्म। तो उसके लिए यहाँ पे तो दोनों अच्छा तरफ- चलो ठीक ठीक है, पहले इतना कर लो। तो यहाँ पे वेक्टर की फॉर्म में कैसे इसको- अच्छा चलो ठीक है ठीक है ठीक है, तुम पहले इतना करो, तुम जो चाहते हो वो भी मैं कर देता हूँ। इसको 2D से भी बनाया जा सकता है, मोशन इन एक्स डायरेक्शन, मोशन इन वाई डायरेक्शन। मेरे को ये जानना है कि ये जो दोनों तरफ फोर्स लग रहा हम्म, है इलेक्ट्रिक फील्ड का, हम्म। वो मतलब उसको क्लब करके कैसे निकालेंगे? अच्छा चलो ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले इतना नोट करो फिर मैं अभी। चलो इसे मिटा दूं। तो 11th करके आए हो तो मोशन इन 2D तो पढ़ के आए ही हो। पढ़ के आए हो ना मोशन इन 2D। तो ऐसे लिख लो, मोशन इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो यू एक्स इजकल टू कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड। ए एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, क्यू ई एक्स अपॉन में एम हो जाएगा। तो क्यू है 2 इंटू 10⁻⁻6, और इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन कितना था, ई इजकल टू कितना था 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप, ठीक है। तो क्यू इतना लिख दो, क्यू और ए इसको लिख दो 80, और उसका यूनिट क्या दिया था, न्यूटन पर कूलम नहीं था। 80 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻³ बता दो यस और नो। तो बता दो ये कितना हो जाएगा जल्दी बताओ आफ्टर सॉल्विंग। तो 160 इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा, -3 अपॉन में 1.6, ऐसा हो जाएगा ना। कितना आ गया, -2। इसको आके 0 कर दो, ठीक है। तो 160 इंटू 10⁻² अपॉन में 16, इससे कट कर दो तो कितना हो जाएगा 10 जा हो जाएगा। तो 10 कितना हो जाएगा -1, दैट इज 1/2 1/10, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, वी एक्स इजक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी लिख सकते हैं। तो वी एक्स यू एक्स कितना है 4 है, 4 आई कैप दिया हुआ है। तो मैं अभी क्या लिख रहा हूँ, मोशन इन एक्स डायरेक्शन। तो 4 प्लस ये कितना था 1/10 इंटू 5 हो जाएगा, टाइम कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, तो कितना हो जाएगा 4.5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ने। तो वी एक्स आ गया, तो वी एक्स इक्वल टू आ गया तुम्हारा 4.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इतना नोट करो। अगर वो मेथड क्या, तो वो मेथड नहीं है तो नोट क्यों नहीं करोगे, तो ऐसे तुम चाहते हो तो ऐसे कर लो, ठीक है। नहीं नोट करोगे तो समझ लिए तो घर से करना, वो ऐसे भी क्यों नहीं किया जा सकता, उसमें क्या दिक्कत है। तो वही है ना, तो तुम पढ़ के 11th इतना अच्छा से पढ़ के आए हो। अच्छा चलो समझ में नहीं आया तो चलो। वेक्टर्स में तो सर दोनों में आ जाएगा, डायरेक्शंस आएगा। तो यहाँ पे तो आई कैप जे कैप मैं कर रहा हूँ ऐसे। चलो ठीक है, मैं मिटाता हूँ, मोशन इन वाई डायरेक्शन लिखता हूँ, ठीक है। क्या, अच्छा मैं करिए देता हूँ, चलो यहाँ पे मैं करता हूँ मोशन इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो यू वाई इजकल टू कितना है 0 है, ए वाई इजकल टू कितना हो जाएगा ई वाई अपॉन में एम हो जाएगा, बता दो यस और नो। तो ई है तुम्हारा कितना था Q2, तो 2 इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा -6, और ये है 60 अपॉन में 1,
-3, तो -3 से ये चला गया -3 और इसे कर दो तो -2 आ जाएगा, इसको हटा दो तो ये कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन में 116 इंटू 10, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, तो ये 3 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 3/40, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दो Vy इक्वल टू Uy प्लस Ay इंटू टी, तो ये तो 0 था, Ay है तुम्हारा 3/40 इंटू कितना हो गया 5, टाइम कितना है, टाइम 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 3/8, तो Vy इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो फिर वैसे रिजल्टेंट निकालेंगे तो v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Vx आई कैप प्लस Vy जे कैप लिख सकते हैं ना, तो ये कितना था 4.5 आई कैप प्लस 3/8 जे कैप, ऐसा ही तो था, इसी टाइप से तो कुछ था यहाँ पे, समझ गए। चलो आगे पूछो, आगे जल्दी पूछो तो। सर हम्म। थिन सर 12th क्वेश्चन है। एक मिनट रुक जाओ पहले, 12th क्वेश्चन क्या है। A thin circular ring of radius r हम्म, is charged uniformly so that its linear charge density हाँ, तो चलो तुम लोग पूछते चलो, उससे पहले तो किसी को डाउट्स नहीं है डाउट्स। एक क्वेश्चन नंबर है 12, अभी क्वेश्चन नंबर मैं 10th कराया, 11th भी मैं कराइए दिया हूँ, और 12th है, बताओ ये 3 दिया हुआ है, ये तो क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, और ये सी वर्मा में भी गिवन है, चलो मैं कराता हूँ। ये कर लियो 12th क्वेश्चन। सर हाँ, तो इसमें दिया हुआ है ये थिन सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस। अच्छा ये बताओ, एकदम मार रखा है, जैसे मान लो सुनो एक चीज देखो यहाँ पे, पहले ये चीज बता दो फिर उसके बाद में मैं वो क्वेश्चन बता दूंगा। जैसे एक रड है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मान लो कि लेंथ ए स्मॉल एल है, और इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है, ठीक है, और एक यहाँ पे पॉइंट चार्ज है Q1, और ए डिस्टेंस मान लो कि R है, तो इसके बीच में Q1 पे फोर्स फाइंड करो तो ड्यू टू द, रिंग है ना। सुनो ठीक है रिंग है, तो तुम पहले Q1 पे फोर्स फाइंड कर दो। सर इसमें सिलेंडर बनाना सिलेंडर, इसमें गॉसियन सरफेस क्यों बनाओगे, देखो इसमें इंटीग्रेशन का यूज होगा, क्योंकि हमने तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बताया था ना, हमने तो फोर्स निकालने के लिए नहीं बताया था गॉसियन सरफेस बनाने के लिए। जैसे अब इस चार्ज से इसका डिस्टेंस, डिफरेंट चार्ज से इसका डिस्टेंस क्या है, डिफरेंट है, चार्ज गिवन है, चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ पे गिवन है लेमडा, तो निकल जो जाएगा गॉसियन सरफेस से वही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। हाँ, तो इस पॉइंट पे कैसे निकालोगे, गॉसियन सरफेस तो हमने लॉन्ग इनफाइनाइटली चार्ज के चलते बताया था, ये तो शॉर्ट है, इसके चलते तो हमने नहीं बताया था, तो इसके चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, दिमाग लगाओ कुछ। तो देखो इसमें हम करेंगे, जब भी यहाँ पे देख रहे हो इसके चलते फोर्स, इसके चलते फोर्स, इसके चलते फोर्स क्या होगा, वेरी करेगा, तो जहाँ भी हम वेरिएशन कंसीडर करते हैं क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे हम करेंगे कैसे, ऐसा हम करते हैं कि x डिस्टेंस पे एक छोटा सा लेंथ लेते हैं dx, यही क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में थोड़ा मुश्किल है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। एक छोटा सा लेंथ ले लिया हमने dx, और इस पे हमने चार्ज ले लिया मान लो कि dq, तो df स्मॉल फोर्स कितना हो जाएगा k नॉट डाइलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट 1/4πε0, या लिख देता हूँ 1/4πε0 Q1 dq अपॉन में कितना हो जाएगा x² हो जाएगा, यहाँ भी कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। अच्छा लेमडा क्या होता है, चार्ज अपॉन में लेंथ, तो dq अपॉन में कितना लिख सकते हैं dx,
इसलिए हम डी क्यू इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, लेमडा इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं 1/4πε0, इसको Q1 यहाँ पे कर देते हैं, और डी क्यू को हम लिख सकते हैं लेमडा इंटू डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। अच्छा बताओ, एक्स की मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, किसकी? एक्स की? Zero. वैल्यू तो तुम लोग मैथ नहीं पढ़ के आए हो, इंटीग्रेशन कुछ नहीं पढ़ के आए हो? इंटीग्रेशन तो 11th क्लास में काइनेमेटिक्स में तो पढ़े हो ना इंटीग्रेशन। तो वो थोड़ा सा पड़ा है। तो देखो एक्स की मिनिमम वैल्यू हम इतना ले सकते हैं, इससे कम पे तो हम एक्स नहीं ले सकते ना। एक्स की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे अब फोर्स निकालना है तो इससे सबसे मिनिमम चार्ज, सबसे नियरेस्ट चार्ज कौन सा, ये है। तो यहाँ पे इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, इसके बीच में जल्दी बताओ तो, आर। और इससे फारेस्ट चार्ज कौन सा है, ए है। तो इस 2r हो गया ना, रेडियस, सर्कमफ्रेंस, डायमीटर। एक रिंग है ना, मैं उस क्वेश्चन को अभी नहीं कर रहा हूँ। वैसे तो जैसे अब इसके बीच में और इसके बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर प्लस एल। तो अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे आर से लेके आर प्लस एल तक, और इसको हम कर देंगे Q1 अपॉन में 4πε0, लेमडा बाहर आ जाएगा, और x⁻⁻2 dx आर से आर प्लस एल तक, और लेमडा Q1 अपॉन में 4πε0, और ये कितना हो जाएगा, विथ निगेटिव साइन 1 अपॉन में x हो जाएगा। इंटीग्रेशन पता हो ना, +1 नीचे करते हैं। अच्छा, तो अब इसको कर दो r से लेके r प्लस एल तक, और जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही कंसेप्ट मैं वहाँ पे यूज करूँगा। ठीक है, और वो कैसे, सर ये लिखा है या नहीं तो ये तो मैं बताया था कि इसमें मैं करूँगा क्या। और ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मुश्किल है, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट HC वर्मा से पूछ रखा है। सर इसकी हमारा बोर्ड में अब बोर्ड में आया हुआ है, बोर्ड में ही आया हुआ है। तो वो आंसर है। ना देखो ये क्वेश्चन, रिंग के चलते एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, समझ गए, यही क्वेश्चन है, यही एग्जाम्पल सोल्व किया हुआ है। नंबर का है? मार। इसमें दिया नहीं होगा, इसमें दिया हुआ है LA 5 log आंसर बेस्ट लूँगा। ये 3/5 नहीं ऊपर दिया है। ऊपर। हाँ 0.6 नंबर का क्वेश्चन अच्छा चलो मैं करता हूँ इसको। है। तो चलो मैं PYQ का क्वेश्चन नंबर 12 करता हूँ। सुनो यहाँ पे 12 करता हूँ। जैसे एक रिंग, अगर मान लो कि हमने रिंग ऐसे बना दिया, तो उसका एक्सिस तो हमको ऐसे बनाना पड़ेगा, उसका एक्सिस तो ऐसे बनाना पड़ेगा, तो हवा में तो बनाएंगे नहीं। इसीलिए हम इस रिंग को कैसे बनाएंगे, इस रिंग को हम ऐसे बनाते हैं। ऐसे बना दिया। ऐसे रिंग का मतलब क्या हुआ, क्यों हंस रहे हैं? ज़्यादा होगा। अरे भाई नहीं अच्छा चलो चलो कोई बात नहीं। देखो जैसे इसका रिंग का मतलब हुआ ऐसे, इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे, और डॉट डॉट क्या है, इस बोर्ड के अंदर है, और ये जो सॉलिड ये लाइन जो है सॉलिड लाइन, ये क्या है, बोर्ड के बाहर है। यानी कि रिंग कुछ ऐसे है, समझ रहे हो ना। हाँ ऐसे। तो अब इसका मान लो कि सेंटर है, इसके एक्सिस पे फाइंड करना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि एक डायमेट्रिकली अपोजिट इस पॉइंट पे हम DQ चार्ज लेते हैं, तो इसके चलते इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऐसे होगा कुछ। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हंसो मत। अच्छा चलो समझ गए, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। एक हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे एक चार्ज लिया DQ, उसके चलते उस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, इसके डायमेट्रिकली अपोजिट यहाँ पे हमने एक DQ चार्ज लिया,
तो इसके चलते इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कुछ ऐसे होगा, DE। दो पॉजिटिव चार्जेस हमने जैसे दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे हमने चार्ज लिया, एक यहाँ पे DQ लिया और उसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे यहाँ पे DQ लिया। क्यों लिया अभी मैं बता रहा हूँ। तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगा, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगा, समझ गए। हाँ, पॉजिटिव चार्ज कैसे पता चला? उस पर क्या दिया हुआ है वही जाता चलो बहुत हंसी आ रहा तुमको। यूनिफॉर्मली चार्ज गिवन है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा गिवन है, लेमडा गिवन है, लेमडा तो पॉजिटिव ही गिवन है, इसलिए चार्ज तो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, मान लो कि ए एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा और ये भी एंगल थीटा होगा, ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। बताओ यस और नो होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इस डायरेक्शन में अगर हम कंपोनेंट लेंगे तो DE cos थीटा, और इसका भी इस डायरेक्शन में लेंगे तो DE cos थीटा हो जाएगा। इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, DE sin थीटा, और इसका इस डायरेक्शन में DE sin थीटा। नीचे है ना? नीचे है, बता दो ये। जैसे इसका इस डायरेक्शन में cos थीटा, इसका इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में cos थीटा, इसका इस डायरेक्शन में sin थीटा। बट माइनस में भी नेगेटिव y अच्छा, तो हमने तो ऐड तो नहीं कर रहा हूँ मैंने, हमने तो दिखाया। अब देखो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल है, अपोजिट है, और ये दोनों क्या होगा, ऐड होगा, सेम डायरेक्शन में है। तो हमने ये दिखाया कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट होगा, चाहे यहाँ पे अगर पॉइंट ले डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे यहाँ भी ले ले तो इसका y कंपोनेंट यानी कि वर्टिकल कैंसिल आउट हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल ही ऐड होगा, समझ गए। तो हमने ये दिखा दिया, ये मेनी टाइम्स मैं करूँगा इस चीज़ को, ठीक है। HC पर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे गिवन है, मैग्नेट में भी करूँगा। तो समझ गए, ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये वाला कंपोनेंट ऐड हो रहा है। कहीं भी हम डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट लें तो वर्टिकली कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, हॉरिजॉन्टली ऐड होगा। तो हमको क्या करना है, इसी को लेकर ऐड करना है, ठीक है। तो देखो समझ गए, वाई डायरेक्शन में तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो DEX इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन हम लिख सकते हैं DE cos थीटा। एक्स डायरेक्शन में क्या है, DE cos थीटा है, इसको x कर दो, इसको y कर दिया, इसको y डैश कर दिया। 2 ठीक है, तो यहाँ और यहाँ ले ले तो 4 हो जाएगा। हमने ये बताया, जैसे इसके चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, ठीक है, एक ही के चलते। अब हमने जस्ट x कंपोनेंट लेना है, y कंपोनेंट को छोड़ देना है, क्योंकि y कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमको एक कंपोनेंट ले लिया, ठीक है। अब हमेशा दो बनाने की जरूरत नहीं है, अब एक ही बनाएंगे। हमको तो यहाँ पे दिखाना था कि y कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है, इसलिए हमने 2 लिया, ठीक है। तो DE cos थीटा लेंगे, एक ही लेंगे, उसी को इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ छोटा छोटा ऐड करके ऐड करके इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो DE कितना हो जाएगा, DQ 1/4 DQ अपॉन में, देखो ये डिस्टेंस कितना है, x है शायद, देखना x डिस्टेंस पे, और इसका रेडियस स्मॉल r है, और ये तुम्हारा क्या है, स्मॉल r है। तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो जाएगा, और cos थीटा, इसमें cos थीटा बताओ, दिस अपॉन में दिस, तो x अपॉन में अंडर रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। बता दो यहाँ तक अगर कोई डाउट्स हो तो। अच्छा, लेमडा गिवन है, तो लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा, DQ/dx। बता दो लेमडा इक्वल टू कितना होगा, तो DQ, इसमें हमने x तो ये बता दिया, तो इसको कुछ और DL ले लेते हैं, DL। यहाँ पे DQ चार्ज लिया और इस लेंथ को हमने लिया कितना, DL। तो लेमडा इक्वल टू DQ/dl लिख सकते हैं। तो ऐसा हम लिख सकते हैं, लेमडा इंटू DL इक्वल टू कितना हो जाएगा, DQ हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लिख देते हैं x अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये कौन सा डिस्टेंस? यहाँ पे एक छोटा सा डिस्टेंस लिया dl, जिस पे चार्ज कितना है dq है। सर आपने cos थीटा को क्या लिया है? cos थीटा, जैसे इस ट्रायंगल में देखो cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फॉर्मूले में cos थीटा को क्या है? जैसे वहां पे ले लिया ना, x कंपोनेंट हमको लेना है, y कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो डी एक्स को डी कॉस थीटा ले लिया, तो डी इतना लिख दिया, और कॉस थीटा उस ट्रायंगल में x अपॉन में दिस लिख दिया। x अपॉन में रूट x। हाँ इतना, तो ये कितना हो जाएगा, x को इधर कर दिया 4πε0, और इसको हमने कर दिया तो 3/2। अब बचा के यहाँ पे क्या बचता है जल्दी बताओ, डी क्यू, तो डी क्यू कितना है, लेमडा इंटू डी एल। बताओ इसमें ये x ये कहाँ गया? कहाँ डी ए कहाँ आया है, डी क्यू लिखा, 1/4 डी क्यू है, डी क्यू, और डी क्यू को हमने क्या लिख दिया, लेमडा इंटू डी एल, लेमडा इंटू डी एल। अब इसमें वेरिएबल क्या है, जैसे सारे डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 2πr, छोटा छोटा डीएल यहाँ डीएल 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 सबको ऐड करेंगे तो ये टोटल डिस्टेंस, ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 2πr, तो ये हो जाएगा x अपॉन में 4πε0 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, और यहाँ पे लेमडा भी लिख दो और डीएल लिख दो, इंटीग्रेट कर दो 0 से 2πr तक, और डीएल का इंटीग्रेशन कितना होता है, एल, डीएल का इंटीग्रेशन कितना होता है एल। तुम लोग इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स कुछ जानते नहीं पता है। सर पिछले साल में हम्म? बस एक दो क्वेश्चन आए थे उस पे और बस वही किया था। इंटीग्रेशन तो तुम तो बायो पढ़ती हो, देखो याद रखना है, dx का इंटीग्रेशन होता है x, dp का इंटीग्रेशन होता है p, dy का इंटीग्रेशन होता है y, dv का इंटीग्रेशन होगा v, तो dl का इंटीग्रेशन कितना होगा l। चलो पहले इतना नोट करो, ये क्वेश्चन इस चैप्टर में सबसे मुश्किल है और डायरेक्ट एचसीवर में क्वेश्चन है। हाँ तो पूछ दिया कोई बात नहीं, चलो इतना नोट करो, इस टाइप से क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन आया था इसके और में भी था, सर और वाला इजी था, और वाला इजी था, गॉस था, गौसला में वो था थी स्फीयर के बाहर अंदर निकालो और उसका ग्राफ ड्रॉ करो, नहीं तो ये करो। तो मत करो, वो है वो करो, एक सेल के चलते हैं आउटसाइड इनसाइड फाइंड करना था, उसका ग्राफ ड्रॉ करना था, और ये था। तो कोई भी मुश्किल क्वेश्चन आता है तो उसमें ऑप्शन में रहता है कि ये नहीं है तो ये करो। अच्छा बताओ, यहाँ तक अगर कोई डाउट्स हो तो पूछो, तुम लोग तो इसी में टाइम पूरा निकाल दिए, जल्दी थोड़ा करो, जल्दी नोट करो, तुम नोट नहीं कर रहे हो। हाँ तो मीन्स घर पे कैसे जाके करोगे, अच्छा वापस रिकॉर्डिंग देखोगे। इस चैप्टर में एक ही क्वेश्चन है मुश्किल है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सब इजी है। चलो जल्दी करो, जल्दी नोट करो। सर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर dq बाय x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। सिमिलर क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए एक्स्ट्रा क्लास कौन सा क्वेश्चन,
हम जो PYQs करेंगे इससे के डाउट्स क्यों नहीं कर सकते हैं? कोई PYQ तो सभी मुझे कराना है। अब करेंट इलेक्ट्रिसिटी जब से मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद में HC वर्मा भी मैं शुरू कर दूंगा। HC वर्मा कराना भी इसी चैप्टर से। हो गया? जल्दी करो, 1 सेकेंड को। यही सब 2-3 क्वेश्चन मुश्किल है। इसके आगे कोई मुश्किल, आगे कोई क्वेश्चन है जिसको? हाँ 13 अच्छा चलो, 12 के बाद में 13th भी पूछोगे, मुझे पता था। चलो यहाँ तक तो कर लिए। अच्छा तो लेमडा एक्स इसी के स्टेप के बाद में करता हूँ मैं, और डी ई एक्स को इंटीग्रेट कर दो 0 से लेकर ई एक्स तक। तो ये हो गया तुम्हारा ई एक्स लेमडा एक्स अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। और डी एल का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? एल हो जाएगा, और 0 से लेकर 2 पाई आर तक। तो ये पता है पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 पाई आर माइनस 0, तो लेमडा एक्स 2 पाई आर हो जाएगा, और अपॉन में हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। और इस 2 पाई से इस 2 पाई को कैंसिल कर दो, तो ये 2 हो जाएगा 4 पाई। तो ई एक्स इजकल टू हो जाएगा लेमडा एक्स आर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट टू द पावर 3/2। और इसको कैलकुलेशन एक बार देख लेना, बस इतना ही है। चलो इस सबको मिटाऊं मैं। तो यही 3 क्वेश्चन मुश्किल था जो तीनों तुम लोग पूछ ही लिए। चलो ये नहीं होगा तो कोई बात नहीं, इसमें ऑप्शन में था कि गॉस लॉ का एक क्वेश्चन था इसके ऑप्शन में। क्लास 13 वही 3 क्वेश्चन ही मुश्किल है जो तुम पूछ रहे हो। 13th भी मैं देख लिया। जैसे अच्छा ये बताओ कि जैसे मैं बोल दिया कि एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है। जैसे मान लो कि R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है, और R वेक्टर को सपोज करो कि हमने ऐसे कर दिया R वेक्टर। तो इसमें वेक्टर एडिशन में हम कैसे लिखेंगे इसको? R2 plus R कुछ भी हो सकता है, R2 plus R is equals to R1 या R1 plus R है। ऐसा किस ऑर्डर नहीं है। देखो यहाँ पे दे रखा है R2। फर्स्ट के हेड से सेकंड के टेल को ड्रॉ करते हैं, रिजल्टेंट ये होता है R2 plus R शायद is दे equal to रखा R1. R1। R2 plus R is equals to R। तो यानी कि हम लिख सकते हैं R1 वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर प्लस R2 वेक्टर, यानी कि R वेक्टर इक्वल टू हम लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो इतना लिख ही सकते हैं, ये चीज़ मैं यूज करूँगा। तो इसमें दिया हुआ है कंसीडर द सिस्टम ऑफ चार्जेज Q1 Q2 टू Qn with position vector R1 R2 Rn relative to some origin O. Derive the expression for the net electric field E at point P with position vector R0 due to system of charges. कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है। जैसे मान लो कि x ले लिए हमने, ये y ले लिए, और ये क्या होगा? ओरिजिन हो गया, ये तुम्हारा z एक्सिस हो गया। एक चार्ज Q1 यहाँ पे है और इसका पोजीशन वेक्टर R1 है। एक चार्ज यहाँ पे Q2 है, इसका पोजीशन वेक्टर मान लो कि R2 है। ठीक है,
और अच्छा कोई बात नहीं, एक चार्ज मान लो कि क्यू एन है और इसका पोजीशन वेक्टर मान लो कि आर एन है, ठीक है। और ये पॉइंट पी है जिसका पोजीशन वेक्टर है तुम्हारा आर नोट है शायद, आरपी क्या गिवन है, आरपी आर पी गिवन है। इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, ये तो गिवन ही है। अब जैसे इस Q1 के चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड। तो इसके चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, E1 कुछ ऐसे होगा, समझ गए। और ये मान लो कि हम ले लेते हैं R1P वेक्टर ले लेते हैं ऐसे, तो इसको हम लिख सकते हैं R1 वेक्टर प्लस R1P वेक्टर इक्वल टू RP वेक्टर, लिख सकते हैं। दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर, तो हम लिख सकते हैं क्या, R1 वेक्टर, ये कौन सा क्वेश्चन है, 12th है ना, 13th। तो R1 वेक्टर प्लस R1P वेक्टर इक्वल टू RP वेक्टर, ठीक है। ऐसे कर दो, इसको हम ले लेते हैं RP1 वेक्टर, ठीक है। तो RP1 वेक्टर, ठीक है। तो इसमें हम RP1 वेक्टर इक्वल टू लिख सकते हैं RP वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। अगर मैं RP1 वेक्टर का मॉड ले लूँ तो यहाँ भी RP वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड दोनों साइड ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे RP1 का स्क्वायर में कर दूँ तो इधर भी हम लिख सकते हैं RP माइनस R1 वेक्टर का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। अच्छा, यूनिट वेक्टर क्या होता है, RP1 कैप इक्वल टू क्या लिखते हैं यूनिट वेक्टर, उसका मॉडल बताओ ये कैसे हो? जैसे ए कैप कितना होता है, ए वेक्टर मॉड ए वेक्टर होता है, तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या, RP1 वेक्टर अपॉन में मॉड RP1, क्या RP माइनस R1। सुनो, इतना लिख सकते हैं। और इसके बदले में ही ये लिखा हूँ, तो RP वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन में मॉड, बता दो इतना तक, अगर कोई दिक्कत हो तो बता दो। ये तो सब वेक्टर है, फिजिक्स इसमें कहाँ पे, इसमें तो मैथमेटिक्स है। अच्छा, E1 जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने E1 ले लिया, ठीक है। तो E1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन में RP1 का मॉड का स्क्वायर और RP1 कैप लिख सकते हैं। जैसे इसके यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन कैसे ऐसा ही होगा, E1 का भी डायरेक्शन ऐसा ही है, तो इतना लिख सकते हैं। और इसको हम लिख सकते हैं फर्दर Q1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लिख सकते हैं इसका स्क्वायर, जैसे RP वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड का स्क्वायर कर देते हैं और इंटू RP वेक्टर इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दो, Q1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RP वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन में RP वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब, स्क्वायर इंटू क्यूब। समझो कि मैंने कैसे किया, नहीं समझ दी तो पूछो, क्योंकि ये तो फुली मैथमेटिक्स से वेक्टर है, इसमें फिजिक्स तो बस यही फार्मूला हमने लिखा और सब तो मैथमेटिक्स ही है। एक के चलते निकाल के फिर Q2 के चलते यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सिर्फ 1 2 कर देंगे, Q2 कर देंगे, 3 कर देंगे, सिमिलरली, समझ रहे हो ना। अब इतना तो सबके साथ करना जरूरी नहीं है, चलो नोट करो। जो बाकियों के लिए हम similarly हाँ सिमिलरली कर देंगे, एक हमने बता दिया, बाकियों के लिए सिमिलरली कर देंगे, सिमिलरली कर देंगे
तो सिग्मा की फॉर्म में भी तो लिख E2 सुनो, E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, सकते Q2 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर पी RP वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये मॉड नहीं है, मॉड R2 क्यूब, समझ गए। और QN के चलते n करके इसे सबको ऐड कर दो, बस यही निकालना था। समझ गए कि कैसे किया? वो कराया था एक बार, वो छोड़ो, वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लागू कराया था। सर तो इसके बाद E2 फिर E3 E3 नहीं, बस E1 E2 डैश डैश। अब यहाँ पे ये फिगर तो नोट कर लिए हो, तो फिगर नोट कर लिए हो, तो अब देखो मैं, हमें सर खाली ये दिखाना है कि किसी एक चार्ट से हाँ एक पॉइंट पी पे फील्ड क्या बनती है। हाँ, अब EP इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, EP इक्वल टू E1 प्लस E2 डैश डैश EN, ठीक है। अब इसमें से देखो, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, और ये कितना हो जाएगा Q1, और ये कितना हो जाएगा RP माइनस R1 वेक्टर, RP माइनस R1 Q प्लस Q2 RP माइनस R2 Q डॉट 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 प्लस QN क्यूब, बस हो गया। सर 14th क्या है? अच्छा चलो नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, पहले इसको नोट कर लिए। हाँ अच्छा चलो चलो सुनो पहले, अच्छा देखो इसमें दिया हुआ है, एक तो सिंपल है, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन ए चार्ज Q इज केप्ट नियर द अनचार्ज कंडक्टिंग सीट प्लेट। यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन नंबर है 14th। जैसे यहाँ पे अनचार्ज है, एक यहाँ पे हमने क्या रख दिया, प्लस रख दिया, ठीक है। तो ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे क्या डेवलप होगा, ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होता है, समझ रहे हो ना? ऐसा ही ड्रॉ कर दो, उसके बाद में पूछो, तुम पूछो। सर एक हाँ? जैसे आपने ना हाँ। दूसरा एग्जांपल दिया था कि why do electric field lines never possible, सर इसका तो रीजन था, हाँ, बट why do electric field lines do not form closed loop। क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है कि वो स्टार्ट होता है पॉजिटिव से, एंड होता है निगेटिव पे। तो क्लोज लूप का मतलब कहीं नहीं स्टार्टिंग ना कहीं एंडिंग होता है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, क्लोज लूप बनाता है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट क्या है, कहीं नहीं, लेकिन इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है। अच्छा चलो उसके बाद में ड्यू टू कंजर्वेटिव नेचर, जितना इन करेगा उतना ही उससे आउट होगा। चलो उसके उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजन क्या लिखूं, किसी एट हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट since it does not have a starting point. नहीं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट निगेटिव चार्ज, और ड्यू, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन जल्दी बोलो, या ड्यू टू कंजर्वेटिव नेचर, कंजर्वेटिव नेचर जितना ही इन उतना ही आउट। हाँ चलो उसके बाद में बताओ जल्दी, बाकी तो और कोई डाउट नहीं है। तुम बताओ जल्दी बताओ, कोई डाउट, सब में क्वेश्चन हो गया। हाँ सर सिमिलर ही है सारे। अच्छा चलो तो मैं टेस्ट लूँगा तो पूछूंगा। अच्छा एक और चीज़ है कि टॉर्क में, टॉर्क का डिफिनेशन बताओ, और टॉर्क में दो पेयर बताओ कि जो क्या है ना परपेंडिकुलर होने चाहिए।
ये क्वेश्चन तो तुम लोग पूछे नहीं। मैं डीसी चौक पे था तो वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन ये बच्चे पूछे थे, तुम लोग ये पूछे नहीं। ये क्वेश्चन जैसे ये चार्ज वाला तो कोई नहीं पूछा, लेकिन ये 3 जो अभी पूछे तो वहाँ भी पूछा गया। और एक पूछा गया कि जैसे है ना टॉर्क में 2 पेयर बताओ जो परपेंडिकुलर होता है। हैं? तो टॉर्क जहाँ पे सब समझाए तो नहीं समझ में आया। अच्छा तो तुम क्लास के बाद में कभी आ जाओ पहले, या क्लास के बाद आज तो नहीं है, नेक्स्ट क्लास में मैं समझा दूंगा। देखो ऐसा सुनो, जैसे मान लो कि जैसे मैं ए लिख दिया, ए इक्वल टू बी क्रॉस सी, ऐसे लिख दिया, ऐसे है। तो इसमें ए होता है कि ए परपेंडिकुलर टू बी और ए इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू सी, यही 2 पेयर है जो परपेंडिकुलर होता है। जैसे टॉर्क का हमने फॉर्मूला लिखा था टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई। तो इसमें एक था ना क्वेश्चन, देखो तो कौन सा क्वेश्चन है, 2 पेयर्स बताना है जिसमें दोनों परपेंडिकुलर है। देखो कोई है क्वेश्चन इस टाइप से। उसके पीछे एकदम क्वेश्चन है 34। हाँ 34 देखो, देखो 34 में दिया हुआ है, obtain the expression for torque experienced by the dipole, identify the 2 pairs of perpendicular vector in the expression है। सर एक तो Q हुई और एक माइनस Q हुई, वही परपेंडिकुलर नहीं, 2 परपेंडिकुलर वेक्टर बताना है। पढ़ो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, obtain the expression के बाद में पढ़ो। देखो बताओ क्या पूछा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो फिर से, ऑब्टेन के बाद में पढ़ो। वो पढ़ लिया मैंने। पढ़ लिए तो इस केस में अब ये नहीं रहना है, यानी कि टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू क्या होगा, पी होगा, और टॉर्क इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ई होगा, ऐसे होगा। ये दोनों पेयर है जो परपेंडिकुलर होगा, समझ गए। इंटीग्रेशन के लिए और अच्छा चलो ठीक है, तुम माना कभी जल्दी आ जाओ, ठीक है, 5 बजे से पहले, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, ये सब कैसे किया हमने, हो गया क्लियर। और भी डाउट्स है या हो गया पूरा। बाकी जी थे, तो एक ही टाइप का कुछ तुम्हारा स्कूल में पेपर हुआ, कब होगा।